नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में आज हमारा मेवाड़ राज्य के इतिहास को लेकर के 11वां पार्ट है। ठीक है, तो मेवाड़ राज्य का इतिहास बहुत बड़ा है। इसके बहुत सारे शासक योद्धा के रूप में युद्ध और अपने किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान के वंशों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश मेवाड़ राज्य का वंश, और उसमें भी सबसे प्रमुख कुंभा, सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप। इससे पहले कल हमने देखा राणा सांगा के बाद मेवाड़ की क्या स्थिति रही, और राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक रतन सिंह, बनबीर और उदय सिंह बने। कल उदय सिंह के प्रारंभिक जीवन को देखा कि किस प्रकार से उनका राज्याभिषेक हुआ और कैसे उन्होंने पहली बार किसी मुस्लिम शासक की अधीनता स्वीकार की। वह शेरशाह सूरी था जिसकी अधीनता उदय सिंह ने स्वीकार की, किंतु जल्द ही उन्हें इस अधीनता से भी छुटकारा मिल गया। इसके बाद उन्हें उदयपुर नगर की स्थापना की, और हमने देखे उदय सिंह के 3 विवाह, जिसमें वो अपनी दूसरी रानी भटियानी से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हीं के पुत्र जगमाल को उन्होंने उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। आज हम पढ़ते हैं उदय सिंह और मुगल बादशाह अकबर। तो उदय सिंह के समय दिल्ली में जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अकबर। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हो चुकी थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा शासक हुमायूं, तीसरा शासक अकबर। तो मुगल शासकों में सर्वाधिक योग्य और महत्वपूर्ण शासक है अकबर। इससे पहले मैं आपको अकबर का छोटा सा परिचय दे दूं। अकबर 1556 से लेकर के 1605 लगभग 50 वर्षों तक मुगल सम्राट के रूप में कार्य करता है। इससे पहले के जो मुस्लिम शासक थे उनकी जो नीतियाँ थीं हिंदू शासकों के प्रति, उनकी बिल्कुल विरुद्ध चल रहा था अकबर। अकबर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इससे पहले सल्तनत काल के शासक जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाना और हिंदू साम्राज्य को जबरन अपने अधिकार में ले लिया करते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आदि शासकों ने किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब तक कि सत्ता मजबूत हाथों में थी तब तक तो हिंदू शासक या अन्य शासक उनकी अधीनता स्वीकार करते। जैसे ही सत्ता कमज़ोर हाथों में आती, वह हिंदू राजा या अन्य राजा उनसे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते। तो कमज़ोर राजा उन पर अधिकार नहीं कर पाता। तो अकबर ने इस नीति को बदला और अपने साम्राज्य में हिंदुओं का या राजपूत राजाओं का सहयोग प्राप्त किया। एक अलग से भी चैप्टर है हमारे इतिहास में, मुगल राजपूत संबंध, उसमें भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि अन्य मुस्लिम शासकों से अकबर बिल्कुल अलग था, इसीलिए वह 50 वर्षों तक शासन कर पाया, और वह भी सफलतापूर्वक, क्योंकि इसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया, उनके महत्व को जाना। इसी उद्देश्य से अकबर नागौर दरबार लगाता है। राजपूतों को लेकर के इसकी 2 नीतियाँ थी। नागौर दरबार में अधिकांश राजपूतों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की उनके साथ अकबर ने युद्ध किया और संघर्ष किया। उसी का एक परिणाम है हमारे पास उदय सिंह अकबर और महाराणा प्रताप और अकबर। तो आई थिंक अकबर के बारे में आप थोड़ा जान चुके होंगे, तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो उदय सिंह के समय मुगल बादशाह अकबर है, और अकबर के समय मेवाड़ में 3 शासक हुए, यानी कि अकबर के समकालीन मेवाड़ में 3 शासक थे। अकबर का समय था 1556 से लेकर के 1605। इस 50 वर्षों के दौरान मेवाड़ में 3 शासक हुए। पहला शासक उदय सिंह, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, 1540 से लेकर के 1572। फिर प्रताप हैं 1572 से लेकर के 1597। फिर अमर सिंह है 1597 से लेकर के 1620 तक। ठीक है, तो अकबर के समय 3 मेवाड़ी शासक हुए। अभी अकबर के समय है उदय सिंह। आप ध्यान रखना कि अकबर के समय मेवाड़ में कितने शासक हुए? 3 शासक, उदय सिंह, प्रताप और अमर सिंह।
ठीक है। तो अकबर और उदय सिंह के संबंध देखते हैं। अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध का कारण क्या था, या अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 से 1568 के बीच में होता है, जिसके क्या कारण थे। पहला कारण तो यह था कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व, ठीक है। अकबर गुजरात पर अधिकार करना चाहता था, और गुजरात और दिल्ली के बीच में जो मेवाड़ राज्य था, अगर वह उस पर अधिकार कर लेता है तो गुजरात पर आसानी से अधिकार हो जाएगा। तो चित्तौड़ का सामरिक महत्व। दूसरा कारण है उदय सिंह द्वारा 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण देना, ठीक है। अकबर जब शासक बनता है तो वह मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करता है। बाज बहादुर पराजित होकर के उदय सिंह की शरण में चला जाता है, जिस वजह से अकबर नाराज होता है और मौका आने पर वह आक्रमण करता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण है मेड़ता के जयमल को शरण देना। तो मेड़ता का शासक था जयमल, जो अकबर के एक सेनाधिकारी द्वारा पराजित हुआ, और जयमल भाग करके उदय सिंह के शरण में आ गया, जिससे भी अकबर नाराज हुआ। तो इन कारणों की वजह से अकबर के द्वारा 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, ठीक है। तो चित्तौड़ आक्रमण देखते हैं 1567 से 68, ठीक है। उदय सिंह ने आक्रमण के समय, जब अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो उदय सिंह ने आक्रमण के समय मेवाड़ी सरदारों से परामर्श लेकर के चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल मेड़तिया, यह जयमल मेड़तिया वही है जो मेड़ता से आए थे। जयमल मेड़तिया अपने भतीजे फत्ता सिसोदिया तथा जयमल के भतीजे कल्लाजी राठौड़, ठीक है, जयमल के भतीजे कल्लाजी राठौड़ को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप देता है। मेवाड़ी सरदारों से परामर्श लेकर के चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी इन तीनों को सौंप करके उदय सिंह स्वयं उदयपुर के निकट गोगुंदा के पहाड़ियों में चला गया। तो स्वयं वो चला गया चित्तौड़ की जिम्मेदारी को छोड़कर। ऐसे में कर्नल जेम्स टोड ने उदय सिंह के लिए कहा है, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है उदय सिंह के लिए, वो कहता है कि सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह जैसा शासक ना होता तो अच्छा होता। सीधी सी बात यह कहने का प्रयास किया गया है कि उदय सिंह एक योग्य शासक नहीं था, जितना योग्य सांगा, प्रताप या कुंभा थे। किंतु इसके विपरीत गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि उदय सिंह को इस समय यही ठीक लगा, इसलिए वो चले गए। इससे पहले उदय सिंह अपनी वीरता का परिचय बनवीर को मारकर मालदेव को पराजित करके दे चुके थे, ठीक है। तो गोपीनाथ शर्मा ने अपना यह मत रखा और कर्नल जेम्स टोड ने यह मत रखा। अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ का 1567 में चित्तौड़ पहुंचता है और हुसैन कुली खां एक व्यक्ति को चुनता है, हुसैन कुली खां को, जिसने उदय सिंह का पीछा करने का फैसला किया। तो हुसैन कुली खां को उदय सिंह का पीछा करने के लिए भेजा, किंतु हुसैन कुली खां उदय सिंह का पकड़ने में सफल नहीं रहे। अकबर ने दुर्ग का घेरा डाला। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। इस समय दुर्ग की निगरानी कौन रख रहे हैं? जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़, ठीक है। दुर्ग की चारों ओर दीवार थी, अभेद दीवार थी। ऐसे में अकबर आक्रमण जल्दी चाहता था और जल्दी ही निर्णय चाहता था। तो ऐसे में अकबर ने अपनी तोपों से किले की दीवार को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अपनी तोपों से किले की दीवारों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। यह दीवारें दिन में तोड़ी जाती, किंतु रात में इन दीवारों की मरम्मत कर ली जाती, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग की रात में दीवारों की मरम्मत कर ली जाती। तो जब दीवार की मरम्मत की जा रही थी तो जयमल फत्ता, ठीक है, सॉरी जयमल, सिर्फ और सिर्फ जयमल इस दीवार की मरम्मत करवा रहे थे। इसी समय अकबर ने अपनी एक बंदूक संग्राम, अकबर की बंदूक का नाम क्या है? संग्राम। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से जयमल पर वार किया या गोली मारी, जिसमें जयमल घायल हो गए, ठीक है। सीधी सी बात है, अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से जयमल पर प्रहार किया, गोली मारी, जिसमें जयमल क्या हो गए? घायल। ऐसी स्थिति में दुर्ग में रसद सामग्री की भी कमी आ गई, ठीक है। रसद सामग्री कमी आ गई, जो महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है वह भी घायल हो गए। अब करें क्या? तो योद्धाओं ने युद्ध करने का निश्चय लिया और केसरिया पहना, ठीक है। मैं केसरिया, जौहर और साका तीनों की चर्चा पहले कर चुका हूँ कि ये क्या है।
तो चित्तौड़ दुर्ग के योद्धाओं ने केसरिया पहन अकबर से युद्ध करने का निश्चय किया। कल्लाजी राठौड़ ने घायल जयमल को, जयमल मरे नहीं है, जयमल घायल है, तो जयमल को अपने कंधे पर बैठा करके युद्ध किया। युद्ध में यह दृश्य देखने लायक था, रोचक था। ठीक है, युद्ध में यह दृश्य देखने लायक था और रोचक था कि एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठा है। अब योद्धा युद्ध के अंदर है तो ऑब्वियसली तलवार चलाएंगे। दोनों योद्धा क्या चलाएंगे? तलवार चलाएंगे। तो एक व्यक्ति नज़र आ रहे थे ऊपर से और 4 हाथ नज़र आ रहे थे। तो हम जब राजस्थान कल्चर में पढ़ते हैं तो हम एक देवता पढ़ते हैं जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़, और उनको कहते हैं 4 हाथ वाला देवता। तो इस कलयुग में 4 हाथ तो किसी के हो नहीं सकते, लेकिन इस दृश्य को देख करके और कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्धि इतनी हो गई कि इन्हें 4 हाथ वाले देवता के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, तो कल्लाजी राठौड़ और जयमल फत्ता दोनों इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस समय फत्ता की पत्नी फूल कंवर, ठीक है, फैसे फै ध्यान रखना है, फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 1568 में जौहर हुआ। यह चित्तौड़ में तीसरा जौहर है तथा तीसरा ही क्या है? साका। जब केसरिया व जौहर दोनों मिलते हैं तब साका कहलाता है। अगर केसरिया होता है, जौहर नहीं हो पाता तो उसे आधा साका कहते हैं। लेकिन तीनों बार में ही दोनों चीज़ें कंप्लीट हुई, इसलिए चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए? 3 साके। चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए? 3 साके। पीछे चर्चा की जा चुकी है। पहला शाखा 1303 पद्मनी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रतन सिंह के समय। दूसरा शाखा 1535 कर्मावती के नेतृत्व में बहादुर शाह के आक्रमण के समय और बाघ सिंह का नेतृत्व। और तीसरा शाखा आपके सामने 1568 में। तो चित्तौड़ में कुल 3 ही शाखे हुई, तीनों शाखे आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया। उसका अधिकार हो गया, लेकिन अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप और उदय सिंह को पकड़ना था, या उनको मारना था, या अधीनता स्वीकार करना था। अकबर इन तीनों ही उद्देश्य में क्या रहा? असफल। ना तो वो उदय सिंह प्रताप को पकड़ पाया, ना ही उन्हें मार पाया, और ना ही उन्हें अधीनता स्वीकार करा पाया। तो अकबर की इतनी जो मेहनत थी चित्तौड़ दुर्ग के पीछे, वो सारी ज़ाया गई, जिससे अकबर क्रोधित हो गया। और भगवंत दास के कहने पर अकबर ने मेवाड़ में कत्लेआम के आदेश दे दिए। यानी कि कत्लेआम, बेकसूर और आम जनता को भी मरवाया गया। ठीक है, अकबर ने मेवाड़ में कत्लेआम करवाया, जिसमें हज़ारों बेकसूर मारे गए। आगे चलकर अकबर को अपनी इस गलती का रियलाइज होता है, और यह अकबर के जीवन पर एक कलंक के समान ही है। ठीक है, अकबर उदार शासक, परिवर्तन शासक, सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को मानने में, सबके धर्मों में विश्वास करने वाला शासक था। लेकिन प्रारंभिक जीवन में उसमें यह कलंक, यह घटना रहती है कि उसने चित्तौड़ में क्या करवाया? कत्लेआम, जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता है। और इसी अफसोस के चलते अपने इस कलंक को साफ करने के लिए अकबर ने जयमल फत्ता, ठीक है, जिनसे अकबर युद्ध में प्रभावित हुआ था, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ बनवाई। गजारूढ़ का मतलब है हाथी पे बैठे हुए जयमल और फत्ता दोनों की मूर्तियाँ बनाई, जिसे आगरा के किले में लगवाया। ठीक है, आगरा के किले के बाहर लगवाया ताकि वो जयमल फत्ता को श्रद्धांजलि दे सके। ठीक है, तो अकबर ने किन मेवाड़ी योद्धाओं की गजारूढ़ मूर्तियाँ बनाई? जयमल और फत्ता की। आगे चलकर अकबर का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, अतः उसने यहाँ से इन मूर्तियों को हटवा दिया। आगे चलकर महाराजा रायमल, जो बीकानेर के हैं, बीकानेर के महाराजा रायमल ने ऐसी ही मूर्तियाँ बीकानेर में जूनागढ़ के बाहर लगवाई। कौन से किले के बाहर लगवाई? जूनागढ़ किले के बाहर। ठीक है, तो अकबर युद्ध में विजय हुआ, महाराणा उदय सिंह के हाथ से चित्तौड़ निकल गया, अतः महाराणा उदय सिंह ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई? गोगुंदा। यह मेवाड़ी शासकों की 5वीं राजधानी है। अगर आप प्रारंभ से मेवाड़, मेरे साथ मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप राजधानियाँ नोट करते हुए चल रहे होंगे। पहली राजधानी मेवाड़ी शासकों की नागदा थी। नागदा के बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था अल्हट। अल्हट ने राजधानी बनाई थी आहड़।
फिर जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण हुआ, नागदा नष्ट हो गई, अतः जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़। और फिर कल ही हमने मेवाड़ की चौथी राजधानी पढ़ी थी जिसका नाम था उदयपुर। और ऐसी परिस्थिति में अब आगे चलकर उदय सिंह ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाई, जो मेवाड़ी शासकों की कौन सी राजधानी है? पांचवी। ठीक है, चित्तौड़ के हाथ से जाने के बाद उदय सिंह काफ़ी विचलित हुए, परेशान हुए, वे इसे देख ना सके और 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में ही होली के दिन उदय सिंह का देहांत हो गया। तो उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हो गई। तो यह उदय सिंह, अकबर और अकबर का चित्तौड़ आक्रमण, जैमल फत्ता की वीर कथा और चित्तौड़ का तीसरा साखा, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर आदि बातों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेवाड़ के इतिहास को लेकर के, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप 1572 से 1597। अगर मैं कहूँ तो महाराणा प्रताप और आरपीएससी दोनों का गहरा संबंध है। ठीक है, आरपीएससी का राजस्थान के इतिहास में सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो मेवाड़, और मेवाड़ में भी कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो आरपीएससी इस टॉपिक को या दिलो जान से चाहता है और एग्ज़ाम में महाराणा प्रताप से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर होता है। तो हम पढ़ते हैं आरपीएससी के सबसे फेमस टॉपिक महाराणा प्रताप को, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार से मेरे साथ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। ठीक है, इनके जन्म की तारीख है 9 मई 1540, जिसे प्रत्येक वर्ष जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अगर अपन हिंदी महातिथि की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से 9 मई 1540। जिस जगह इनका जन्म हुआ वह थी कुंभलगढ़ दुर्ग का कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ दुर्ग में बना हुआ बादल महल। इनकी बचपन का नाम था कीका। ठीक है, इनके पिता के नाम से आप परिचित हो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप समझ जाओगे कौन है इनके पिता का। इनके पिता है उदय सिंह। माता के बारे में बता चुका हूँ, जयवत्ता बाई इनकी क्या है? माता। इनकी पत्नी है अजबदे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? अजबदे। इन्हीं अजबदे से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था अमर सिंह, जो आगे जाकर के मेवाड़ के क्या बनेंगे? शासक। ठीक है, पीछे की बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था, किंतु जगमाल शासक नहीं बन पाए, जिसका कारण क्या रहा वापस से बताता हूँ। उदय सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप को शासक बना दिया, जिससे जगमाल नाराज हो गया। ऐसे में जगमाल का राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने उसे मान्यता नहीं दी और गोगुंदा में राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया, जिससे राणा प्रताप शासक बने। और जगमाल नाराज होकर के मेवाड़ छोड़कर के मुगल शासक अकबर की सेवा में चला गया और 1583 में सिरोही के शासक राव सुल्तान के विरुद्ध लड़ता हुआ दत्ताड़ी के युद्ध में मारा गया। मैं पीछे बता चुका हूँ, जगमाल की मृत्यु दत्ताड़ी के युद्ध में 1583 में हो चुकी थी। अब बात है राणा प्रताप के राज्याभिषेक। तो राणा प्रताप के 2 राज्याभिषेक, क्योंकि गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, तो 1 मार्च 1572 और 28 फरवरी को उदय सिंह की क्या हुई? मृत्यु। इसकी जस्ट सेकेंड डे को गोगुंदा में ही मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। इस राज्याभिषेक के अवसर पर अखेराज सोनगिरा ने राणा प्रताप का सर पे तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने अंगूठे से खून निकालकर, ठीक है, अंगूठा काटकर उनका क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। और कृष्णदास चुड़ावत ने इस राज्याभिषेक के अवसर पर राणा प्रताप को तलवार बांधी। ये प्रश्न आ भी चुका है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राणा प्रताप को तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुड़ावत ने।
दूसरा राज्याभिषेक विधिवत रूप से 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, जब जगमाल को वहाँ से हटा दिया गया। तो दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब बात करते हैं अपन राणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंध। पीछे अपन ने देखा कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में असमर्थ रहता है। इसके बाद अकबर नागौर दरबार का आयोजन कर चुका है 1570 में, जहां अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। 3 रियासतें ऐसी बची जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इस समय तक 3 रियासतें ऐसी बची थी जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ। पहली रियासत जिसका नाम है मेवाड़, दूसरी रियासत जिसका नाम है मारवाड़, और तीसरी रियासत है सिरोही। यह राजस्थान की 3 रियासतें हैं जिन्होंने अभी तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनकी बात बाद में, अभी बात करते हैं अपन मेवाड़। तो 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद अकबर ने एक बार फिर चाहा कि अब राणा प्रताप शासक बने हैं तो क्यों ना उनसे अधीनता स्वीकार कराने की बात की जाए। और इसी को लेकर, और अब तक अकबर का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ चुका था, बहुत से राजपूतों ने और अन्य लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अतः अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दूत भेजे। ठीक है, युद्ध की योजना नहीं बन रही है, अभी सिर्फ 4 दूत भेजे हैं और वह बारी बारी आएंगे। तो पहला दूत आता है जलाल खां 1572 में। ठीक है, दूसरे आते हैं मान सिंह 1573, तीसरे भगवंत दास 1573 और चौथे टोडरमल। एक दूत 1572 में, 3 दूत 1573 में, लेकिन ये चारों ही ये चारों ही महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहते हैं। ठीक है, इनमें से चारों ही अकबर की अधीनता प्रताप को स्वीकार नहीं करा पाते हैं। अब जिक्र है मानसिंह का। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध और फेमस मुलाकात मानसिंह की थी। तो मैं बात करता हूँ मानसिंह और प्रताप। जब दूसरे दूत मंडल के रूप में मानसिंह राणा प्रताप से मिलने आते हैं और उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो मानसिंह और प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील पर हुई। ठीक है, मानसिंह और प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील पे हुई, किंतु जब भोजन का समय आया, ठीक है, अब मेहमान आए हैं। ठीक है, मेहमान कौन है? मानसिंह, और इनकी सेवा में उपस्थित कौन रहेंगे? राणा प्रताप। जब भोजन का समय आया तो प्रताप उपस्थित नहीं हुए। मानसिंह की खातिरदारी में प्रताप उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, ये नियम है कि एक देश का राजा का स्वागत दूसरे देश का राजा ही करेगा। अगर एक देश का राजा आए और उसका स्वागत किसी छोटे मंत्री या सैनिक से करवाया तो उसे अपमान समझते हैं। तो ऐसे में मानसिंह ने अपमान समझा कि उनके भोजन में राणा प्रताप उपस्थित नहीं हुए और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। किसको भेज दिया? अमर सिंह को। मानसिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी और मानसिंह ने अमर सिंह से पूछा कि तुम्हारे पिता कैसे नहीं उपस्थित हुए हमारे सामने या हमसे वार्तालाप के लिए। तो अमर सिंह ने कहा कि पिता के सर में दर्द है। लेकिन मानसिंह ये समझते थे या जानते थे कि प्रताप कछवा शासकों से, मानसिंह कछावा शासक है, ठीक है, कछावा शासकों को पसंद नहीं करते क्योंकि इन शासकों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किए थे। जब अपन कछवाहा शासक पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे अकबर और जोधा, जिसे हरका बाई कहते हैं, उनके विवाह की चर्चा करेंगे। तो मानसिंह समझते थे कि प्रताप उन्हें सही नहीं मानते क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध की, इसीलिए भोजन में उपस्थित नहीं हुए। तो मानसिंह ने अमर सिंह से कहा कि मैं खूब समझता हूँ कि तुम्हारे पिता का सरदर्द कैसे ठीक होगा, ठीक है, और युद्ध भूमि ही वो सही होगा। ऐसे में अमर सिंह ने मानसिंह को कह दिया कि ठीक है, अब आपसे मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी, और जब आप युद्ध भूमि में आए तो अपने साथ अपने पूफा को भी ले आना। यहाँ पूफा की बात हो रही है अकबर की। ऐसे में मानसिंह क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए तो वहाँ से लौट गए और चले गए। जब गए तो उन्होंने अकबर से मुलाकात की और अकबर से एक बात कही कि जब भी मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान किया जाए तो उसका नेतृत्व किसे सौंपा जाए? मान सिंह को सौंपा जाए। ठीक है, जब भी
अगर अकबर प्रताप के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करे तो उसका नेतृत्व किसे सौंपे? मानसिंह को सौंपे। ठीक है, इससे पहले आगे चलकर के युद्ध होगा 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। तो इससे पहले मानसिंह ने कभी भी स्वतंत्र रूप से किसी युद्ध का नेतृत्व नहीं करते। पहली बार जिस युद्ध का नेतृत्व करते हैं वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो यह मानसिंह, अकबर और प्रताप को लेकर के आज हमारी छोटी सी चर्चा थी। महाराणा प्रताप का परिचय, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आरपीसी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसको लेकर के एक प्रश्न रहेगा ही, चाहे वो युद्ध को लेकर के हो, राणा प्रताप की विजय को लेकर के हो, या अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल को लेकर के हो, कैसे भी प्रश्न रहता ही है। तो जन्म 9 मई 1540, कुंभलगढ़ का टारगेट बादल महल, बचपन का नाम किका, पिता माता पत्नी, राज्याभिषेक 2 बार, पहली बार गोकुंदा, दूसरी बार कुंभलगुट, और राणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंध। अकबर ने प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए कितने दूत भेजे? 4। मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी ट्रिक मानता नहीं मैं, या मैं बताता भी नहीं, क्योंकि ट्रिक से लंबे समय तक याद नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी JMBT, आपको क्रम ही ध्यान रखना है कि पहले कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन और फोर्थ कौन। तो JMBT जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, तो यह मेरी आज की क्लास थी। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, और शायद कल की पूरी क्लास हल्दी घाटी के युद्ध पर ही होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल।